अगला क्वेश्चन है फर्स्ट फॉर्म्ड डेंटिन सराउंडिंग पल्प इज आंसर है इसका प्री डेंटिन। सो प्री डेंटिन बेसिकली आपको याद रखना है एक न्यूली फॉर्म्ड अनमिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक डेंटिन मैट्रिक्स है जो ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा सक्रीट किया जाता है और ये डायरेक्टली पल्प के एडजेसेंट जोन में प्रेजेंट होता है। सो प्री डेंटिन क्या है? एक अनमिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक डेंटिन मैट्रिक्स जो ओडोंटोब्लास्ट के द्वारा सक्रीट किया जाता है और ये डायरेक्टली पल्प के एडजेसेंट जोन में प्रेजेंट होता है। प्री डेंटिन को हम इमेच्योर डेंटिन बिफोर मिनरलाइजेशन कहते हैं। अब फॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेंटल पेपाइला के मीजनकाइमल सेल्स डिफरेंशिएट होकर ओडोंटोब्लास्ट बन जाते हैं। ये ओडोंटोब्लास्ट अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के थ्रू एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं जिसमें टाइप 1 कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। थर्ड फॉर्मेशन ऑफ प्री डेंटिन, ये जो फ्रेशली सक्रीटेड मैट्रिक्स होता है वो इनिशियली मिनरलाइज नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्री डेंटिन। प्री डेंटिन के आउटर साइड पर एक जोन होता है जहां कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं और धीरे धीरे ये मैच्योर डेंटिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्री डेंटिन कॉन्स्टेंटली फॉर्म होता है और इसका एक कॉन्टिन्यूस डेंटिन में कन्वर्ट होता रहता है। सो एक पार्ट ये कॉन्स्टेंटली फॉर्म होता रहता है और उसका एक पार्ट कॉन्टिन्यूसली डेंटिन में कन्वर्ट होता रहता है। आपको याद रखना है इसकी थिकनेस 10 से 40 माइक्रोमीटर होती है। ये सॉफ्ट होती है और अनमिनरलाइज्ड होती है। इसमें ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेसेस जैसे कि टॉम्स फाइबर्स होते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिकेटर ऑफ एक्टिव डेंटिन फॉर्मेशन। अगर प्री डेंटिन थिक है इसका मतलब डेंटिन फॉर्मेशन एक्टिवली चल रहा है। प्री डेंटिन एक कंट्रोल जोन की तरह काम करता है जहां मिनरलाइजेशन रेगुलेट होती है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए डेंटिन डिफेक्ट हो सकते हैं। प्री डेंटिन एक बफर लेयर की तरह काम करता है जो पल्प को डायरेक्ट मिनरलाइजेशन स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है। ये लेयर कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होती है। ओल्ड प्री डेंटिन मिनरलाइज होता है और नया प्री डेंटिन फॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है? क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन डी डेफिशिएंसी में मिनरलाइजेशन डिफेक्ट होता है जिससे प्री डेंटिन थिक हो जाता है। रिकेट्स में प्री डेंटिन अक्युमुलेशन होता है। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं प्री डेंटिन और मेंटल डेंटिन से। प्री डेंटिन एक अनमिनरलाइज्ड पार्ट होता है वेयर एज मेंटल डेंटिन इज मिनरलाइज्ड। प्री डेंटिन is located near the pulp. Mental dentin is located outside of pulp. Pre-dentin, remember, it's the first formed matrix, whereas mental dentin is first mineralized dentin. Next question है single rooted tooth with maximum chance of showing bifurcation. The answer is mandibular canine. Mandibular canine एक long और narrow tooth होता है जिसका क्राउन मीजोडिस्टली नैरो होता है, रूट फ्लैटेंड होती है मीजोडिस्टली और रूट का क्रॉस सेक्शन ऑफन ओवल या रिबन लाइक होता है। रूट के अंदर दो सेपरेट कैनाल पाथवे डेवलप हो सकते हैं और कभी-कभी ये कैनाल्स कंप्लीटली सेपरेट रूट में डिवाइड हो जाते हैं। अब समझते हैं क्यों फॉर्मेशन। रूट डेवलपमेंट के टाइम रूट फॉर्मेशन हमें पता है कि हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट के थ्रू होता है। अगर हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट में अनइवन फोल्डिंग या इनवेजिनेशन हो जाए तो रूट का डिवीजन हो सकता है। मैंडिबुलर कैनाइन में रूट सिलेंडर होने की वजह से डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस बाइफर्केशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डेंटिस्ट अज्यूम करे एक ही कैनाल है, सेकंड कैनाल मिस हो सकती है जिससे ट्रीटमेंट फेलियर हो सकता है। एक्सरे में कभी एक रूट दिखती है बट एक्चुअली दो कैनाल या बाइफर्केशन हो सकती है।
इसलिए एंगुलेटेड एक्सरे लेना जरूरी है। सो मैंडिबुलर केनाइन में कभी लेबियोलिंगुअल एक्सटेंशन करना पड़ता है ताकि दोनों केनाल्स को लोकेट कर सकें। आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन सिंगल रूटेड टूथ with two canals is mandibular lateral incisors. Single rooted tooth showing most commonly bifurcation is mandibular canine. Most common single rooted tooth with two canals is mandibular lateral incisors. So bifurcation in mandibular canine occurs due to the Hertwig epithelial root sheath variation. Sclerotic dentin in reflected light appears. The answer is dark. Well, sclerotic dentin एक pathophysiological as well as एज रिलेटेड अडेप्टिव फीचर है जिसमें डेंटिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डेंटिनल टब्यूल्स के ल्यूमन के अंदर एक्सेसिव इंट्राट्यूबुलर मिनरल डिपॉजिट करती है। जिस रिजल्ट में ट्यूब्यूल्स प्रोग्रेसिवली नैरो होते हैं और इवेंचुअली कंप्लीटली ओब्लिटरेट हो जाते हैं और डेंटिन का स्ट्रक्चर जो है वो हाइपर मिनरलाइज्ड डेंस और लेस परमिएबल बन जाता है। स्क्लेरोटिक डेंटेशन का फॉर्मेशन एक डिफेंसिव बायोलॉजिकल प्रोसीजर है जो तब इनिशिएट होता है जब डेंटिन को क्रोनिक लो ग्रेड इरिटेटिव स्टिमुलस मिलता है जैसे कि स्लो प्रोग्रेसिंग डेंटल केरीज, अट्रीजन, एब्रेशन, इरोजन। इन सब कंडीशन में डेंटन ट्यूब्यूल्स को सील करके पल्प को एक्सटर्नल इंसल्ट से प्रोटेक्ट करना होता है। क्रोनिक स्टिमुलस ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जिससे डेंटिनल ट्यूब्यूल्स फ्लूइड डायनामिक चेंज हो जाते हैं। डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट होने लगता है। इनिशियली ये डिपॉजिट स्कैटर्ड और इरेगुलर होता है। अब नॉर्मल डेंटिन में ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड और सराउंडिंग डेंटिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लाइट स्कैटर्ड होती है। स्क्लेरोटिक डेंटिन में ट्यूब्यूल मिनरल से फिल्ड होते हैं जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वलाइज हो जाता है, लाइट इजीली पास हो जाती है जिस करके ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस आता है ट्रांसमिटेड लाइट में। जब लाइट सरफेस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट होती है, हाईली मिनरलाइज्ड और डेंस स्ट्रक्चर लाइट अब्सॉर्ब ज्यादा होता है, रिफ्लेक्शन कम होती है जिससे स्क्लेरोटिक डेंटिन अपीयर्स डार्क। तो स्क्लेरोटिक डेंटिन में डेंटिनल ट्यूब्यूल्स कंप्लीटली मिनरल से फिल हो जाते हैं जो कि होते हैं पेटाइट क्रिस्टल। स्ट्रक्चर बहुत डेंस और हाइपर मिनरलाइज्ड हो जाता है, कोई एम्प्टी स्पेसेस नहीं, सब कॉन्टैक्ट सॉलिड मास। जब लाइट इस पर पड़ती है रिफ्लेक्शन कम होती है, लाइट प्रॉपर्ली बाउंस बैक नहीं करती। फाइनल अपीयरेंस है डार्क। कम रिफ्लेक्शन और ज्यादा अब्जॉर्प्शन की वजह से इट अपीयर्स डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट। The sclerotic dentin appears light in transmitted light because of equalization of refractive index, reduce the scattering and allow maximum transmission of light. So in transmitted light it appears light and in reflected light it appears dark. A female child suffering from sore throat, cough and fever, throat examination shows graying adherent membrane. Most likely diagnosis is एक फीमेल चाइल्ड आती है सिम्टम्स के साथ शोर थ्रोट, फीवर, कफ और सबसे ज्यादा क्रिटिकल फाइंडिंग है ग्रेइश थिक फर्मली एडहेरेंट मेम्ब्रेन इन थ्रोट। ये कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक टॉक्सिन मीडिएटेड बैक्टीरियल डिजीज का इंडिकेशन है। इस कंडीशन में चाइल्ड इन्फेक्टेड होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। ये बैक्टीरिया थ्रोट के म्यूकोजा पर सेटल होकर लोकल इन्फेक्शन क्रिएट करता है, लेकिन इस डिजीज का मेन डैमेज इन्फेक्शन से नहीं बल्कि टॉक्सिन प्रोडक्शन से होता है। बैक्टीरिया थ्रोट के एपिथेलियल सरफेस पर अटैच हो जाता है और मल्टीप्लाई करता है। ये ऑर्गेनिज्म एक पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट
करता है, सेल्स को मार देता है, दैट इज नेक्रोसिस हो जाता है सेल्स का। लोकल एपिथेलियल सेल्स नेक्रोटिक हो जाते हैं, साथ ही फिब्रिन डेपोजिशन होती है, डेड सेल्स बैक्टीरिया और इन्फ्लामेटरी सेल्स अकुमुलेट होते हैं। ये सब मिलकर एक थिक ग्रेइश लेदरी सीडो मेम्ब्रेन बनाते हैं जो थ्रोट और टॉन्सिल पर टाइटली चिपक जाता है। सरफेस से फाइनली अडहेरेंट होता है, इसलिए इसको एडहेरेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब इस मेम्ब्रेन को रिमूव करने पे ब्लीडिंग होती है। ये मेम्ब्रेन सुपरफिशियल नहीं होती, ये अंडरलाइंग नेक्रोस टिश्यू के साथ फर्मली फ्यूज्ड होती है। जब तुम इसे रिमूव करने की कोशिश करते हो, नीचे से ब्लड वेसल एक्सपोज हो जाते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसका कलर ग्रे क्यों होता है? क्योंकि इसमें डेड एपिथेलियल सेल्स, फिब्रिन, बैक्टीरिया कॉलोनीज ये सब मिलके डर्टी ग्रे अपीयरेंस देते हैं। ये सिर्फ लोकल डिजीज नहीं है, टॉक्सिन ब्लड स्ट्रीम में जा सकता है जिससे हार्ट में मायोकार्डाइटिस, नर्व्स में न्यूरोपैथी, किडनी डैमेज। इसलिए डिप्थीरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। अगर मेम्ब्रेन ज्यादा ग्रो कर जाए, एयरवे ब्लॉक हो सकता है, पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि पहली ऑप्शन है स्कारलेट फीवर। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन करके होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं बनती, रेड रैश और स्ट्रॉबेरी टंग होती है। कैंडिडा में वाइट पैचेस दिखते हैं जो कि इजीली स्क्रैपेबल होते हैं। देयर इज नो ब्लीडिंग ऑन रिमूवल। गोनोरिया इज a rare throat infection. There is no cytomembrane formation. So your answer would be diphtheria here. अगला क्वेश्चन है हाइलाइन रिंग्स आर सीन इन। आंसर है एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर। जब हम एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बट रिच एपिथेलियल पैटर्न ट्यूमर दिखता है जो क्लियरली बिनाइन और इनकैप्सुलेटेड नेचर का होता है। सबसे पहले तो फाइब्रस कैप्सूल। माइक्रोस्कोप में सबसे पहले जो चीज दिखती है, ट्यूमर एक वेल डिफाइंड फाइब्रस कैप्सूल से सराउंडेड होता है। इसका मतलब ट्यूमर लोकलाइज्ड है, इन्वेसिव या मैलिग्नेंट बिहेवियर नहीं दिखाता। दूसरा, एपिथेलियल सेल्स के अंदर, ट्यूमर के अंदर स्पिंडल शेप्ड सेल्स, क्यूबॉइडल ते कोलुमिनर सेल्स। ये डाइवर्सिटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ट्यूमर ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के डिफरेंट स्टेजेस को मिमिक करता है। तीसरा, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, राउंड या ओवल ल्यूमन लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल कोलुमिनर सेल्स। न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ल्यूमन से दूर होते हैं, दैट इज रिवर्स पोलैरिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हाइलाइन रिंग्स। माइक्रोस्कोपिक में क्या दिखता है? डक्ट के अराउंड एक पिंक ग्लासी इओसिनोफिलिक रिंग, इसको बोलते हैं हाइलाइन रिंग। ये कैसे बनता है? ट्यूमर सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल लैमिनिन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ये मटेरियल ल्यूमिन के अराउंड जमा हो जाता है, जिससे सर्कुलर पोजीशन बननी शुरू हो जाती है, जिसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। सो डक्ट के ल्यूमन के अराउंड एक पिंक ग्लासी इओसिनोफिलिक रिंग, इसको बोलते हैं हाइलाइन रिंग्स। ट्यूमर सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन लाइक मटेरियल लैमिनिन प्रोटीन सिक्रीट करते हैं। ये मटेरियल ल्यूमिन के अराउंड जमा हो जाते हैं, सर्कुलर डेपोजिशन होते हैं और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेपोजिशन होती है, जिसको हम हाइलाइन रिंग्स कहते हैं। इसके अलावा स्टिलेट रेटिकुलम में लाइक सेल्स लूज स्टार शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड सेल्स दिखते हैं। ये रिजेंबल करते हैं इनेमल ऑर्गन के स्टिलेट रेटिकुलम को। अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज्ड होता है ट्यूमर, लाइक प्लेक्सिफॉर्म, ट्रेबिकुलर, क्लिपिफॉर्म, लैटिस लाइक। इओसिनोफिलिक मटेरियल पिंक होमोजेनियस मटेरियल डक्ट के अंदर या सेल्स के बीच, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस बेसमेंट मेम्ब्रेन कंपोनेंट। स्ट्रोमा जो होती है वो लूज हाइपोसेलुलर फाइब्रोवैस्कुलर होती है। तो हाइलाइन रिंग्स प्लस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग क्लू है एडिनोमेटोइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर का, और ये शो करते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, टूथ डेवलपमेंट को मिमिक कर रहे हैं।
सो एओटी में हाइलाइन रिंग्स प्लस डक्ट दिखेंगे, सीईओटी में अमाइलॉइड रिंग्स प्लस लिस्टैंग रिंग्स दिखेंगे, एसओटी में स्क्वैमस आइलैंड्स दिखेंगे। तो इसीलिए हाइलाइन रिंग्स एक डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक मार्कर है।